नमस्कार। जी नमस्ते। स्पेक्ट्रम द अवेयरनेस प्रोजेक्ट की तरफ से मैं डॉक्टर सुरभि बजाज आज आपके साथ एक ऐसे परिवार को साझा करने वाली हूँ जिनको शायद कुछ कुछ आप पहले से जानते हो। एक दुनिया ऐसी भी, ये किताब में ऐसे 62 परिवारों के एक्सपीरियंसेस का संकलन है जो न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों के परिवार हैं। इस किताब का संकलन श्री रविंद्र कुमार दुबे ने किया है। पिछले कई महीनों से हम हर एक अध्याय से जुड़े परिवार से आपकी मुलाकात कराते आए हैं। आज हमारे साथ जो परिवार जुड़ रहा है, उस परिवार के एक खास मेहमान को शायद आप पहले से देख भी चुके हैं बड़े पर्दे पर। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, वो खुद ही बताएंगे। तो जिस अध्याय से हमने परिवार को लिया है, वो अध्याय लिखा है श्री आनंद पेंडसे जी से। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आनंद जी, हमसे अपने परिवार का परिचय कराइए ताकि सब श्रोतागण जान सकें कि आज वो किससे मिल रहे हैं। जी ज़रूर। मेरा नाम आनंद पेंडसे है। मैं भारतीय स्टेट बैंक से रिटायर हुआ हूँ और खंडवा में ही मेरा जन्म भी हुआ, शिक्षण भी हुआ और रिटायरमेंट के बाद सेटल भी मैं खंडवा में ही हुआ। घर में मेरी पत्नी है स्वाति जी, वो होम मेकर हैं। ये बड़ा बेटा है मेरा आशीष और छोटा बेटा अनिकेत, वो किसी अभी ज्वाइन करेगा 2 मिनट में। जी। और सर बहू आप नागपुर में रहती है, जो छोटे वाले बेटे की पत्नी है, वो अभी नागपुर में है। सर, ये किताब एक दुनिया ऐसी भी, इसका हिस्सा बनने का संयोग कैसे बना? रविंद्र जी से मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि अपने अनुभव साझा कीजिए और ताकि सभी पेरेंट्स को फ़ायदा भी हो और आपका एक्सप्रेशन जो आप लिखना चाह रहे हैं अपने बेटे के बारे में, परिवार के बारे में, वो ज़रूर लिखिए। तो पहले मैं संकोच कर रहा था कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लेकिन फिर रविंद्र जी ने बहुत आग्रह किया कि नहीं आपको लिखना ही चाहिए। तो फिर उसके बाद मैंने शुरुआत की और लिखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैं साझा कर पाया हूँ मेरे अनुभव को ईमानदारी से। आशीष के बारे में आप हमें थोड़ा विस्तार से बताएंगे? जी, आशीष मेरा बड़ा बेटा है, 38 साल का है और 8वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ है वो और ये उसका सौभाग्य रहा है कि ये नॉर्मल स्कूल में पढ़ा है। उसके बाद चूँकि मेरा तबादला हो गया था छत्तीसगढ़, तो नई जगह पे वो सामान्य स्कूल में तो एडमिशन नहीं मिल पाया। फिर जी। सर सॉरी, मतलब आशीष जो है ये डाउन सिंड्रोम राइट, राइट। उनकी मेडिकल कंडीशन जो है वो कंडीशन जो डाउन है। सिंड्रोम है, जी ट्राइसोमी 21। जी। तो इसके बारे में अगर आप मोटा मोटा शब्दों में अगर आप बता सकें श्रोताओं जी। को कि इसका क्या ज़रूर, मतलब ज़रूर, होता है। जी ज़रूर। एक्चुअली काफ़ी पहले जब आशीष बहुत छोटा था और हमने फिर डायग्नोसिस और इसके लिए कंसल्टेशन की शुरुआत की थी, उस समय ट्राइसोमी 21 नाम का शब्द कभी नहीं सुना हमने, ना डाउन सिंड्रोम। सुना क्या मतलब शायद मुझे ऐसा लगता था ही नहीं वो वर्ड। उसके लिए मंगोलिज़्म एक शब्द है, जो पता नहीं शायद मंगोलिया से रिलेट करता हो या फेस कट को देखते हुए दिया होगा, जी। जो भी हो लेकिन मेरे डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि ये मंगोलिज़्म है ये। तो तो हम क्या तो इस सिम्टम, सॉरी। हाँ, सेम मतलब फीचर्स, चेहरे की बनावट, हाथों का मतलब जो मसल टोन या गर्दन सँभालने की जो प्रक्रिया होती है, जो माइलस्टोन्स होते हैं कि 4 महीने में ये होना चाहिए, 6 महीने में ये होना चाहिए, वो सारे माइलस्टोन्स डिलेड थे। तो जी कंसल्टेशन से पता लगा कि ये मंगोलिज़्म की समस्या है और इसके लिए आपको और फर्दर कंसल्टेशन और एडवाइस लेना होगी। उसके बाद हम लोगों ने जितनी जानकारी इकट्ठा कर सकते थे वो हमने की। तो जानकारी से ये पता चला कि हमारे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं सभी के, लेकिन किसी वजह से जो जिसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता, वो 21 नंबर का क्रोमोसोम 2 की जगह 3 कॉपीज़ हो जाता है। तो 23-23 46 और 21 नंबर की 3 कॉपीज़ हैं इसलिए 47। तो 47 क्रोमोसोम्स होने की वजह से सारा डेवलपमेंटल डिले भी होता है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल में भी दिक्कत आती है और एसोसिएटेड कुछ और ऐसी भी हो सकती है, हार्ट ट्रबल हो सकता है या एक्सर्शन पे बहुत ज़्यादा थक जाने वाली समस्या हो सकती है।
ईश्वर की कृपा से तो बाकी सारे तो नहीं है, लेकिन जो समझ में, अंडरस्टैंडिंग में या 8वीं के आगे पढ़ाई करने में जो दिक्कत थी वो अपनी जगह थी और हमने उसको स्वीकार किया। शुरुआती दौर में हम लोग डिनायल मोड में थे कि नहीं ऐसा होता ही नहीं है, क्रोमोसोम तो 46 ही होते हैं। मतलब जो भी एक स्वाभाविक रूप से एक विरोध होता है ना कि नहीं डॉक्टर से कुछ गलती हो रही है और कुछ दिनों में थोड़ा वो मेकअप कर लेगा और सारा जो डिले है वो कवर हो जाएगा, इस मूड भावना में थे हम लोग। लेकिन जैसे-जैसे जानकारी इकट्ठा करते गए, वैसे-वैसे विस्तार से हमें बहुत सारी बातें पता चली और सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो हमें वो एनआईएमएच सिकंदराबाद में जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर पेरेंट्स की काउंसलिंग का प्रोग्राम था। तो हम लोगों ने पत्र लिखा था कि हम बच्चे को लाना चाहते हैं। उनका जवाब आया कि बच्चे को नहीं लाइए। उस समय आशीष की उम्र 6 साल की थी। मतलब ये 32 साल पहले की बात है। तो उन्होंने पत्र लिखा कि आप आशीष को मत लाइए, पेरेंट्स को काउंसलिंग की ज़रूरत है, आप दोनों आइए, शासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएँ होती हैं और रुकना और काउंसलर्स बाहर से बुलाना, एक्सपर्ट की एडवाइस सिटिंग और इवन भोजन भी और स्टे भी, ये सब संस्था की तरफ से रहता है। तो आप आने में संकोच मत कीजिए, लेकिन दोनों ही आइए, आशीष को मत लाइए। हमने कहा ठीक है भई, जैसा ये कह रहे हैं। तो उन 3 दिनों के सेमिनार जो भी था, वहाँ कंसल्टेशन हुआ, एक्सचेंज हुआ और भी पेरेंट्स हमको मिले, एक्सपर्ट एडवाइस हमको मिली। बहुत अच्छी सलाह उन्होंने दी, जिसे मतलब वो लाइफ चेंजिंग था। हमारे बहुत से कॉन्सेप्ट्स उससे क्लियर हुए हैं और वो बहुत फ़ायदे की काउंसलिंग है वो। और 3 दिन के प्रोग्राम के बाद फिर हमारी सोच में बदलाव आया और हमें निश्चित लगने लगा कि ठीक है, जैसा भी है हमें तो नंबर 1 एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्ट करें, डिनायल मोड में शायद 1 या 2 साल हम लोग रहे होंगे डिनायल मोड में, लेकिन जैसे ही ये काउंसलिंग करके लौटे हम लोग, तब हमारा नज़रिया बिल्कुल बदल गया और अपना जो कोर्स ऑफ एक्शन हम डिसाइड करते हैं, उसमें थोड़ी क्लैरिटी आ गई। अपेक्षाएँ हम स्वाभाविक रूप से रखते हैं, मनुष्य हैं तो, लेकिन उस पर जहाँ तक हो सके, उस पर अंकुश लगाना है, बहुत अपेक्षाएँ नहीं रखना है। और एकेडमिक करियर में भी फ़ोर्स तो दबाव तो कोई काम ही नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए। सामान्य बच्चों के लिए भी और सभी के लिए। तो उस बात को हमने बहुत याद रखा है और दबाव नहीं डालने से बच्चा अपनी मर्ज़ी से जो कुछ सीखना चाहता है, जो रुझान है, पता लगाने में भी समय लग जाता है, लंबा समय लगता है। ऐसा नहीं कि आज रात को बैठे और कल सुबह डिक्लेयर कर दिया कि आशीष की रुचि म्यूज़िक में है या इसमें है या इसमें है। ऐसा ओवरनाइट जॉब नहीं है वो, शायद कई साल लग जाते हैं ये पता करने में कि मूलतः इसका रुझान है किस तरफ। हमें भी समय लगा, काफ़ी समय लगा। लेटर जब जब रियलाइज़ हुआ, तो मुझे लगा कि ये बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं। आशीष को स्टेज फ़ियर नहीं है, आशीष को कैमरे का फ़ियर नहीं है, आशीष को कविताओं के प्रति, अच्छी कविताओं के प्रति रुझान है। उसको जल्दी संवाद भी याद होते हैं, कविताएँ भी याद होते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा-सा प्रोत्साहन और एक मौका कि हाँ, चलो कविता बोलते हैं। गलतियाँ सबसे होती हैं, उनको सुधारना पेरेंट्स का काम है। तो ये रुझान पता करने के लिए काफ़ी साल लगे। वही उन्होंने कहा भी था कि ओवरनाइट जॉब नहीं है वो, कि रातों-रात पता लगा लिया कि या किसी एक्सपर्ट्स को बुला के बात कर ली और 2 घंटे में डिक्लेयर कर दिया कि ये रुचि है। ऐसा नहीं होता है, समय लगेगा और कहते हैं थिंग्स विल अनफोल्ड ऑन देयर ऑन प्रॉपर स्वीट टाइम। टाइम। तो वाक़ई वैसा ही हुआ और ये सारे प्लस पॉइंट जब मुझे पता चले तो मुझे अच्छा लगा कि एक अच्छे क्षेत्र में इसकी रुचि है, तो इसको बढ़ावा देना तो बनता है। और भी बहुत सारी सलाह दी थी वहाँ से कि पेरेंट्स को आपस में डिस्प्यूट में नहीं उलझना चाहिए। ऐसे होता है कि बच्चे को लेके या सिंड्रोम को लेके किसी तरह की आपस में बातचीत होती है कि ये ठीक नहीं है और आप अननेसेसरी जो कलह होती है और आरोप-प्रत्यारोप, ब्लेम गेम होता है, तो उससे बचें आप क्योंकि ज़्यादातर इसका रिज़ल्ट जो है ना वो सेपरेशन में आता है और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। आप अपना मूल कर्तव्य को भूल कर दूसरे किसी विवाद को जन्म दे दें और समस्याओं को बढ़ा लें, ऐसा ना करें। वो सलाह भी बहुत अच्छी थी और पेशेंस रखना तो बहुत ज़रूरी है। सहन शक्ति के बगैर कुछ नहीं हो सकता है और अपेक्षाएँ अपनी सीमित रखें, बहुत ज़्यादा नहीं, रुचि को पहचानें और एक बहुत इम्पोर्टेंट सलाह जो वहाँ से मिली थी
कि प्लीज़ बच्चे के पेट को लेबोरेटरी ना बनाएँ। क्योंकि जब मेडिकल साइंस कहता है कि 47 क्रोमोसोम्स को 46 पर लाने के लिए कोई दवाई नहीं है, और डेवलपमेंटल डिले या अंडरस्टैंडिंग की जो समस्या है, उसका रीज़न 47 क्रोमोसोम्स ही एडिशनल एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक कॉपी जो है वो 21 नंबर क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा है। तो जब यही ऐसा है, कारण है जी, आपके चैप्टर का नाम जो आपने एक्स्ट्रा कॉपी रखा है, राइट, वो राइट। ये। ये ओके। रीज़न है उसका कि जी। एक क्रोमोसोम ऐसा है 21 नंबर का जिसकी 2 कॉपी होना चाहिए हम्म। नॉर्मली, लेकिन हम्म। एक्स्ट्रा कॉपी मतलब तीसरी कॉपी भी उसमें आ गई है। रीज़न पता नहीं है उसका कि क्यों हुआ ऐसा, तो इसीलिए एक्स्ट्रा कॉपी है वो, और एक्स्ट्रा कॉपी मीन्स एक्स्ट्रा क्यूटनेस। सर्टेनली वो हम देख सकते हैं सर स्क्रीन पे। और मैं ना यहाँ बोलना चाहूंगी कि जितनी बार मैं किसी भी न्यूरो डाइवर्जेंट अभिभावक से बात करती हूँ ना, तो मैं इसको एक जनरल जरूर अप्रोच से देखती हूँ कि जैसे आपने बोला कि बच्चे का रुझान एक बार में नहीं पता चलता ओवरनाइट। मेरा बेटा +1 में है, वो मेडिकल स्ट्रीम लिया उसने, लेकिन मैं देखती हूँ कि उसको हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है। तो वो हम समय के साथ साथ ऑब्जर्व कर पाते हैं कि रुझान किस तरफ है। और राइट, जो राइट, आपने कहा पेरेंट्स का आपस में डिस्प्यूट नहीं होना राइट, चाहिए राइट, राइट। फॉर बच्चे की अच्छी अपब्रिंगिंग के लिए, ये भी मुझे अपने अपने परिवार में भी मुझे लगता है कि जहां हम अपनी डिस्कशंस में पड़ जाते हैं वहां बच्चे का भला तो कभी नहीं हो सकता। एग्ज़ैक्टली, तो बिल्कुल है। सही। तो ये एक जनरल ऑब्जर्वेशंस हैं और मैं कहूँगी सजेशंस हैं सब पेरेंट्स के लिए। जी, जी। स्वाति जी, मैं आपसे एक बात जरूर जानना चाहूंगी कि हमने देखा है कि अगर किसी परिवार में पहला बच्चा न्यूरो डाइवर्जेंट होता है, डाउन सिंड्रोम और एनी हाउ, तो दूसरे बच्चे के बारे में सोचने से परिवार थोड़ा घबराता है। जी। तो आपके क्या आपने ये इस डर का सामना किया, कैसे किया, और आपने कैसे ये स्टेप लिया कि आशीष के लाइफ में अनिकेत के रूप में इतना लविंग ब्रदर है साथ में, तो वो आपका डिसीजन कैसे लिया आपने? जब हम लोगों को पता चला आशीष के बारे में कि मेंटल रिटार्डेशन है, तो हम लोगों ने घर पे बुलाया था चाइल्ड स्पेशलिस्ट को। तो उन्होंने जब सब पूरा क्लियर किया आशीष के बारे में कि ज्यादा अपेक्षाएं न रखें, पढ़ेगा, लेट पढ़ेगा, तो हम लोगों ने बाद में सोचा कि ये आशीष की परवरिश के लिए तो ठीक है, लेकिन जब आशीष की ग्रैंड मदर ने उनसे एक सवाल पूछा कि क्या दूसरा बच्चा प्लान कर सकते हैं, तो उन्होंने चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने हम लोगों को यही सलाह दी थी कि जरूर करिए, इससे आशीष के डेवलपमेंट में भी फर्क होगा और आपके घर का वातावरण भी, एटमॉस्फेयर में भी चेंज आएगा। तो हम लोगों ने काफी विचार किया। जब आशीष काफी बड़ा 6 साल का हो गया, उसके बाद जब हम लोगों ने, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ये ईश्वर ने ही हम दोनों को शक्ति दी होगी कि सेकंड चाइल्ड प्लान करिए। और और आपको लग जेनेटिक्स, जी, जेनेटिक जी, टेस्ट करवा के, हाँ जी, ये जरूरी है पहले। जेनेटिक टेस्ट जी। के लिए जरूर जाइए। तो जी। हम लोगों ने इंदौर में कंसल्ट किया और जेनेटिक टेस्ट के लिए हम दोनों वहां पे कंसल्ट करने के लिए जरूर गए। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अब ये सोच के कि शायद हम लोगों को ईश्वर शक्ति ही मिली होगी बिल्कुल कि बिल्कुल। सेकंड चाइल्ड प्लान करिए। जी। और इंग्लिश में ना एक कहावत कहते हैं, टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। जी। और आपकी किताब में भी आपने ना दादा दादी के रोल को बड़ा अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। अगर आप श्रोताओं को जरूर बताएं जी। कि उन आपने कुछ मेरे को, मैं बताना चाहूंगी कि उन्होंने लिखा है कि वो बातें करते रहते थे, उनसे श्लोक सुनाते थे। वो आप जरा बताएंगे कि उनका कैसा रोल रहा? जी, मेरा ये मानना है कि जो दादा-दादी जिस तरीके से कन्वर्सेशन नॉर्मली करते हैं अपने पोते के साथ, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो उम्र ऐसी होती है कि पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा समय देना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इमीडिएट उनके नज़दीक तो दादा और दादी होते हैं। और कभी अगर दादा-दादी ये मान के बैठे कि हम जो कुछ बोलते हैं ये समझ तो पा नहीं रहा है, तो फिर क्या बात करना? ऐसा नहीं है। वो भले ही देर डॉक्टर्स ने क्लियर कहा है कि देर से समझेगा लेकिन समझेगा। तो उन्होंने
इतने जीवट का परिचय दिया कि कन्वर्सेशन करते रहे वो लोग, बातचीत। नॉर्मली क्या होता है, घर में कोई डेवलपमेंट होता है रिश्तेदारी में या कुछ समाज में ऐसा, तो ये चीज़ हम लोग आपस में डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन अपने डीएस चाइल्ड को ये सारी बातें बताने में या तो संकोच होता है या ऐसा लगता है रिस्पॉन्स तो आ ही नहीं रहा है। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बात करते रहे। कहानियाँ सुनाना, श्लोक सुनाना, केवल बातचीत ही करते रहना अपने आप में बहुत बड़ी थेरेपी है। क्योंकि वो सुन रहा है निश्चित रूप से, और देर से ही सही समझ रहा है। तो फिर उसको रिप्रोड्यूस करने में भी समय ज़्यादा नहीं लगा। वो धीरे-धीरे बोलने लगा कि अच्छा ये तो बुआ जी हैं, अच्छा इनके यहाँ तो शादी हुई थी ना थोड़े दिन पहले। अच्छा, कुल मिला के वो एसोसिएट करने लगा चीज़ों से अपने आप को। एक और चीज़ का हमने ध्यान रखा था कि कहीं भी फंक्शन हो, तो अगर महाराष्ट्र समाज में कोई फंक्शन है, प्रेज़ेंटेशन है, किसी भी तरह का गेट टुगेदर है, या हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर किसी तरह का फैमिली फंक्शन होता है, तो शुरुआती दौर में हिम्मत जुटाना पड़ती है कि नहीं, आशीष को हम साथ में ले जाएँगे। लोगों की निगाहें सब तरह की होती हैं, और अब इस इतने साल बाद मेरा ये मानना है कि ज़्यादातर लोग समावेशन में यकीन रखते हैं। कुछ अपवाद सब जगह होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम मेजॉरिटी की बात करें तो वो इंक्लूज़न में बहुत यकीन है सबका। हम पेरेंट्स उन्हें मौका नहीं देते इंक्लूज़न का। क्योंकि उन्हें ना तो गेट टुगेदर में ले जाएँगे, ना फंक्शन में ले जाएँगे, ना शादी-ब्याह में ले जाएँगे, मीटिंग में नहीं ले जाएँगे, बिठाएँगे नहीं, होटल में साथ में ले जाके रेस्टोरेंट में खाना खाने गई फैमिली अगर, तो बोले ठीक है हम दोनों अभी चले जाते हैं, आप दोनों बाद में चले जाना या आप घर पे ही रहना। क्या ज़रूरत है? ठीक है ना, शुरुआती दौर में थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि ह्यूमिलिएटिंग हो सकता है अगर साथ में गए तो, लेकिन उसको अगर हमने सस्टेन कर लिया तो बहुत जल्दी फिर टेबल मैनर्स भी बच्चे सीख जाते हैं। और जहाँ सोशल कोई गैदरिंग है, वहाँ पर किस तरह से बिहेव करना है, कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, वहाँ बैठने का तरीका क्या होगा हमारे बैठक में, इन सब से आशीष को बहुत फ़ायदा हुआ है। उसके दादाजी उसको साइकिल पर बिठा के बाज़ार ले जाते थे, करियर पे पीछे बिठा के कि आज कुछ नहीं, बाज़ार का एक चक्कर लगाना है या कुछ शक्कर ही लाना है 1 किलो, तो आशीष साथ में जाएगा, शक्कर लेंगे। हाँ, तो वापसी में आते-आते वो चलाते नहीं थे, क्योंकि उम्र के हिसाब से वो कहते थे चलाना नहीं है साइकिल, बस आशीष को पीछे बिठा के साइकिल धकाते हुए ले गए झूला। और पूरा रास्ता आशीष से बात करते आएँगे। शक्कर मिल गई अपने को, 1 किलो ही बोला था ना? कुछ, हाँ, हाँ, 1 किलो ही बोला था। और क्या भाव मिली है ज़रा याद नहीं आ रहा कितने की थी वो। वो फिर वो सोच के बताता है, जो भी उसका जवाब गलत भी हो सकता है, लेकिन कुल मिला के उससे संवाद स्थापित करना, उसको इन्वॉल्व करना, तो उससे कई सारे गलत जवाबों के बीच अगर एक भी सही जवाब आ गया, तो घर पे आके सबके सामने बताते हैं, आज मैंने ये पूछा और आशीष ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि आज तो शक्कर 1 किलो लाए हैं, बिल्कुल ठीक है। कभी-कभी फिर टेस्ट, एक जो रैपिड टेस्ट होता है, एसिड टेस्ट, कि मम्मी ने कहा है, दादी ने कहा है कि जाइए 2 किलो शक्कर लेके आइए, और वहाँ जाके जानबूझकर फिर जो शक्कर लेके आए, तो क्या आपने 2 किलो ली, सही है कि गलत है? हाँ, सही है, वो 2 ही बोला था। अच्छा, चलो उसको याद है कि 2 किलो बोला था। या फिर दुकानदार के, शॉपकीपर के सामने बोल दिया कि भैया 5 किलो शक्कर दे दीजिए। तो वो इंटरप्ट करने लगा, अरे दादाजी 2 ही किलो तो बोला था, आप 5 किलो क्यों ले रहे हैं? तो ठीक है, मतलब कुल मिला के उसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और उसको लग रहा है कि मैं मेन स्ट्रीम में हूँ। जो ये लोग चर्चा घर में कर रहे हैं, मुझे बताया जाता है, समझने का मौका दिया जाता है। इस सब से एक प्रोत्साहन मिलता है कि नहीं, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली एंड आई एम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फैमिली। तो ये सैटिस्फैक्शन बहुत मायने रखता है। आपकी इन बातों से ना दो बातें मैं अगर मैं कंक्लूड करूँ ना, पहला कि संवाद, संवाद बहुत जरूरी है। जो हम भी स्पेक्ट्रम द अवेयरनेस प्रोजेक्ट पे कोशिश कर रहे हैं कि जब तक हम कन्वर्स नहीं करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक के राइट, बारे में राइट, तब भी, राइट। और जी। अपने परिवार में उसको अपने में से अगर हम एक नहीं मानेंगे, अगर हम ही उसको बाकियों से जुदा मानेंगे, तो यस। सोसाइटी कैसे मानेगी? Yes, inclusion starts from the family and फैमिली। first of all with the parents. उनके बिल्कुल। मन में अगर इंक्लूजन की मतलब मौका देने की भावना है, तो हम्म। आशीष का और मेरा ये भी मानना है कि इन बच्चों को नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्पेशल स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है वो समाज से इनको हम अलग कर रहे हैं। हम्म। समाज को और नॉर्मल बच्चों को मौका नहीं दे रहे हैं कि इन्हें समझे, इनकी दुनिया को समझे।
हम्म। इनकी क्या नीड्स हैं, स्पेशल नीड्स अगर हैं तो क्या लिमिटेशंस है, इस बात को समझने का नॉर्मल बच्चों को भी तो मौका मिलना चाहिए। वो कहें कि हाँ भाई, हम हमें तो पता है डाउन सिंड्रोम क्या होता है, उनकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, वो लोग बहुत लविंग होते हैं और बहुत थोड़ा सा प्यार से बात करें तो वो सब लोग परफॉर्म भी कर सकते हैं। ये मौका हम उन्हें नहीं दे नॉर्मल बच्चों को, और ये अपेक्षा उनसे करें कि वो इंक्लूजन की भावना रखें, ये संभव नहीं है। उनके साथ अन्याय हो रहा है। ये स्पेशल बच्चों के साथ तो है ही अन्याय ये कि उन्हें नॉर्मल स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन नॉर्मल बच्चों के साथ भी अन्याय है कि हम उन्हें मौका नहीं दे रहे हैं समाज के अपने इस इम्पोर्टेंट हिस्से को सुनने का, समझने का, देखने का, जानने का मौका दिए बगैर ये उम्मीद करें कि वो समावेशन की तरफ जाएंगे, वो संभव नहीं है। बिल्कुल सही। एक बात मैं यहाँ और कहना चाहती हूँ। प्लीज, हाँ जी। अ, आशीष को ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है। आशीष की दादी क्योंकि टीचर थी, तो उनके लिए तो सारे बच्चे एक जैसे ही थे। उनके लिए कोई आईक्यू मायने नहीं रखता था। तो जैसे नॉर्मल बच्चे को गोदी में बिठा के और आई या ABCD सिखाते हैं अपन, अनार का, तो उस तरीके से आशीष को बचपन में उन्होंने सिखाया। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि एक टीचर ही समझ सकती है कि सारे बच्चे एक जैसे हैं। एक जैसे हैं। जी, कोई जी। किसी का भी मेंटल रिटार्डेशन नहीं है, या कोई बहुत होशियार रहता है, कोई पीछे रहता है, कोई कम समझता है, किसी का, लेकिन वो ही टीचर ही समझ सकता है। टीचर के लिए उनके तो सब बराबर है। उनके लिए तो राइट। सारे बराबर है, तो वो जी। इस बात को समझती थी। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं समझा कि आशीष को मेंटल रिटार्डेशन है, या इसकी हम्म। बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही है, या ये सीख नहीं पाएगा। उसको टाइम लगा, अनार का लिखने के लिए बहुत टाइम लगा, ABCD सीखने के लिए भी उसको टाइम लगा, लेकिन वो गोदी में उसको बिठा के बराबर जैसे दूसरे बच्चों को हम सिखाते हैं वैसे ही उन्होंने उसको सिखाया। सिखाया। जी। जी। तो वो मतलब अलग नहीं समझती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो एक टीचर होने की वजह से वो ऐसा समझ पाती थी समझ कि नहीं। पाई। और जी। इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा आशीष की पर्सनालिटी लाइफ डेवलपमेंट में। जी जी, जी। जी डेफिनेटली जी। डेफिनेटली, हाँ। तो सिंस अनिकेत, हेलो अनिकेत। हेलो हेलो मैम। जी। जी। आप मुझे बताएंगे आपका रिलेशनशिप के बारे में आशीष के साथ, और अगर आशीष के शौक के बारे में भी आप ही हमें बताएं। शौक तो एक सेकंड, वैसे मैंने हाँ तो कर लो, हाँ, हाँ ये हाँ, इसको हटा दो। ये ये फोन से ज्वाइन कर रहा है उसी को। एक मिनट में वो मोबाइल से आ रहा है। मैं ऑलरेडी ज्वाइन, हाँ ऑलरेडी ज्वाइंड है वो। जी। जी। यस मैम, कैन यू हियर मी? जी। हाँ जी। हाँ जी। सो उसके शौक तो बहुत सारे हैं, और जितना मैंने और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इवॉल्व भी होते गए, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती गई वो अलग अलग उसके नए शौक गए। बट हाँ, लिटरेचर, पढ़ना, कविता, और एक जो ओरेटरशिप जिसको बोलते हैं कि चार लोगों में खड़े होकर बात करना, वो उसे बहुत पसंद है। और जैसे जैसे, हाँ जी यार। जब आप छोटे थे आप दोनों, तो हाँ आपने हाँ। कभी आपने कुछ फील किया, कभी आप ऐसा फील करते थे कि मेरा जो सिबलिंग है वो बाकियों से अलग है, या मेरे को बहुत। कैसे उसके साथ डील करना है? हाँ, तो ये तो बचपन से ही मैम रहा, मैं एक्सेप्ट ही कर रहा हूँ कि हम्म। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जैसे ही एक एज मेरी हुई कि मुझे ये चीज़ें समझ आने लगी, तो ये चीज़ मुझे पता चली कि हाँ, मेरा भाई जो है औरों के जैसा नहीं है। बट मैं ये भी सोचता था कि जो मुझे पेरेंट्स मिले हैं और जो मेरा घर पे एनवायरनमेंट है वो बाकियों से बहुत अलग है। तो आई वुड से कि एक जो प्रेशर जैसा होता है वो मुझ पे कभी मेरे पेरेंट्स ने आने ही नहीं दिया। और दूसरी बात ये है कि पापा और मम्मी का सपोर्ट से पहले मैंने मैं भी जब दादा दादी जब थे तब मैं भी था, तो मैं देखता था कि उन्होंने भी कभी भी एक ऐसा एटीट्यूड या वो उसके अगेंस्ट नहीं रखा, और हमेशा वो उसको प्रोत्साहन ही देते थे हर चीज में। तो इस चीज का उस पर बहुत फर्क पड़ा। और दूसरा ये कि जैसे काउंसलिंग पापा उसकी करते हैं वैसे काउंसलिंग मेरी भी करते थे कि साथ साथ आपको भी लेके चलना है, तो वो एक चीज हमेशा से मेरे साथ रही।
और दूसरी बात ये कि अभी जो उसको मिल रहा है प्रोत्साहन वगैरह, जो भी उसको एक नेम और फेम थोड़ा बहुत जो भी मिला है, हम्म। उसमें कहीं ना कहीं पापा मम्मी का ही बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपने कभी ये तो नहीं मिस किया कि ओहो वो ज्यादा फेवरेट है पेरेंट्स का? नहीं नहीं, बिल्कुल। मैं कभी कभी पापा से कंप्लेंट करता हूँ, बट आई अंडरस्टैंड कि वो एक थोड़ा नेचुरल अलाइनमेंट होना भी चाहिए। सिंस फेम की बात आई है तो फिर अब आप जरा बताइए कि ये फेम के पीछे कहानी क्या है। जो लोग नहीं जानते उनको आई एम श्योर ज्यादातर लोग जानते ही होंगे। हाँ, तो एक चीज इसमें वैसे तो अभी लास्ट 2-3 साल से जो भी हुआ है मूवी के बाद से, सो इट्स नॉट एन ओवरनाइट सक्सेस मैं would say। वो एक बार आपको बचपन। बताना पड़ेगा जो भी हुआ है हाँ वो क्या हुआ है, वो आपको बताना पड़ेगा एक बार। हाँ, सो जैसे भैया की मूवी आई सितारे जमीन पर, और जी। काफी म- हाँ मैम ये बोलिए। ये फॉर्मूले एक बार हमें बताना था ना कि मूवी आई हाँ। सितारे जमी पर जिसमें यस। आशीष ने काम किया है। यस। तो जी। उसका बैकग्राउंड ऐसा है कि अराउंड 2022 आई वुड से। हाँ, 2022 आई गॉट मैरिड, एंड 23 सो हमारा वर्क फ्रॉम होम वगैरह मेरा और मेरे वाइफ का खत्म हुआ। एंड अगस्त सितंबर 23 में वी वर अबाउट टू लीव फॉर पुणे। और उसी टाइम एक आध महीने के समय पापा को कॉल आया था इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। और इनिशियली उन्हें भी पता नहीं था कि किस मैग्नीट्यूड का है या क्या उसका गोल है। उन्होंने सिर्फ मुंबई बुलाया था। सो पापा मम्मी वहाँ गए। पापा ही गए, इनफैक्ट पहले पापा और भैया गए वहाँ, एक वर्कशॉप वगैरह अटेंड करके आए। और फिर उन्होंने भी हमको बाद में बताया कि ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, और आशीष को शॉर्टलिस्ट कर लिया है हमने। और फिर उसके बाद जब फर्स्ट टाइम वो लोग AKPL स्टूडियोज गए, मेहतान प्रोडक्शंस का जो स्टूडियो है मुंबई में, वहां पे जब पापा ने मुझे फोटो भेजा, तब मुझे पर्सनली यकीन हुआ कि हाँ ये एक्चुअली जेन्युइन प्रोजेक्ट है। क्योंकि स्टूडियो में सारे मूवीज का जितना भी आमिर खान सर की मूवीज हैं उसका कलेक्शंस जो थे, सोवेनियर जो थे, उनके फोटो पापा ने भेजे। तब मुझे भी यकीन हुआ कि हाँ ये प्रोजेक्ट जेन्युइन है। नहीं तो आजकल तो एकदम ऐसे भरोसा कर पाना भी मुश्किल होता है, राइट, कि जेन्युइन है या नहीं है। बट हाँ, जब एक जी। बार वो पहुंच गए और फिर प्रोसेस स्टार्ट हो गया, फिर इनफैक्ट मैं शूटिंग में भी जाता था। तो जब मुझे वर्क फ्रॉम होम वगैरह मिल जाता था तो मैं परमिशन लेके मुंबई चले जाता था। और मुझे सेट पे भी कभी कभी पापा मम्मी ले जाते थे। वहाँ भी सब लोगों से मेरी पहचान हुई। और फिर शूटिंग वगैरह रैप अप होने के बाद सबको उसका काम पसंद भी आया। और तो या हाँ, ऐसा बैकग्राउंड था मूवी का। ओके, सो आशीष ने सितारे जमी पर मूवी में काम किया है। हाँ। तो अभी आशीष हमें खुद से बताएंगे कि इनके कैरेक्टर का नाम क्या था, ये क्या बने हैं उस मूवी में। आशीष आप हमें बताएंगे? सुनील गुप्ता। ओके। सुनील लाल। आपको मूवी में काम करके कैसा लगा आशीष? बहुत अच्छा लगा मेरे को। आमिर खान सर जी, प्रसन्ना सर जी, गुरुपाल सर जी मेरे मित्र बन गए। सब मित्र बन गए आपके? क्लोज क्लोज मित्र बन गए। ओके। तो मूवी में काम करना आपको मुश्किल लगा कि आपको आसान लगा? नहीं, आसान है। आसान है। क्योंकि आप स्टेज पे पहले से ही, पापा ने बताया कि आपको पहले से स्टेज पे जाना पसंद है। हाँ हाँ, उसके लिए बहुत मेहनत किया मैंने। कविता, कहानी, दोहे, मुहावरे में इंटरेस्ट है मेरा। तो उसको बोलते बोलते मेरे को उसकी सारे सम्मान याद हो गए। सुनील गुप्ता के। तो बड़ा। आज आप हमें कुछ सुनाएंगे आशीष? हाँ, ये क्या सुनाएंगे आज आप हमें? यहाँ आ जाइए। हाँ हाँ, ये- हाँ। नमस्ते। मैं आशीष एक कविता आपको सुनाता हूँ जिसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखा है। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नवा अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुकुरात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख, पाता हूँ गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की, टूटे हुए सपनों की, सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर था पलकों पर खटकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता बिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ।
वाओ, गॉड गूज़बम्प्स। आपने इतने अच्छे से सुनाया आशीष। अरे हाँ, एक और कविता सुनाता हूँ जिसे हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। उसका शीर्षक है अग्निपथ। अग्निपथ, 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 वृक्ष हो भले खड़े, हो घने, हो बड़े, एक पत्र छाओ भी, मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, 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 तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी। कर्षपथ, 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 अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। धन्यवाद। ये आपने जिस तरह सुनाया, मेरा मन कर रहा है मैं ही उठ के चल पड़ूं बस अब। अरे इतना हाँ, जोशीले ढंग से आपने सुनाया है। और सबसे अच्छी चीज पता क्या है? आपके चेहरे की स्माइल। अरे जो जो हम सब एक सोसाइटी में हम सब बस ये चाहते हैं कि बच्चे खुश रहें, और बच्चे खुश हैं तो हम खुश हैं। और आपकी फैमिली की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि आप स्माइल कर रहे हैं, और ये सब कुछ बता देता है, राइट? थैंक यू। यस, एक और कविता सुनाता हूँ जिसे आशुतोष राणा जी ने लिखा है। ओ माय गॉड। है भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का धर्म एक, बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही उठो, मोह निद्रा त्यागो, अग्नि पंथ के पंथी जगो। शीश हथेली पर धरकर खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबंडा और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जगह माँ चामुंडा। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, और कौरव शेष न एक बचेगा कहने वाला शाम जगे। परशुराम का परशु जगे, रघुनंदन का बाण जगे, यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे, चोटी वाला चाणक्य जगे, पौरुष का पुरुष महान जगे, और सेल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भौर जो घूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भौर जो घूम गया। उस सुभाष की शान जगे और उस सुभाष की आन जगे, ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगो तुम्हें जगाने आया हूँ, तुम्हें जगाने आया हूँ। धन्यवाद। कोशिश। वाह वाह। मुझे एक बात बताइए, ये पॉइंट्स की चयन कौन करता है? मतलब आपकी हर कविता ऐसे जोश वाली ही होती है? पापा आपको के ऐसी पसंद है? पापा करते हैं और आप उसको इतने अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। वंडरफुल वंडरफुल। एक और कविता आपको सुनाता हूँ जिसे सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का साहस रगों में हिम्मत भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। मेहनत उसकी हर बार बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात है, बहुत अच्छी। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता जुना विश्वास इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत और अच्छे। अंतिम पद एक ही असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई देखो, और सुधार करो जब तक न सफल हो। नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। कभी हार नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ किए बिना कभी जय जयकार नहीं होती, बिल्कुल सही। थैंक यू। तो
हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी, स्वाति जी, आशीष और अनिकेत। हमें बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी बातें आज हमारे श्रोताओं के साथ और व्यूअर्स के साथ साझा की। और एज अ फैमिली जब हम देखते हैं कि सब खुश हैं, मुझे लगता है कि हाँ, दैट्स एन अचीवमेंट एंड दैट्स व्हाट वी वांट फॉर आवर सोसाइटी। सो जल्दी हम फिर एक और परिवार के साथ मिलेंगे जो इतना इंस्पायरिंग होगा। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू। हम लोग ये खत्म करें कॉन्वर्जेशन, उससे पहले कुछ फेसबुक पे बहुत सारे मैसेजेस हैं आशीष के लिए, मैं कुछ पढ़ देती हूँ। रविंद्र सर कहते हैं, व्यस्तता के बावजूद भी आनंद जी एक दुनिया ऐसी भी का हिस्सा बने, बहुत धन्यवाद आनंद जी। आगे कहते हैं, अपने आर्टिकल एक्स्ट्रा कॉपी में आनंद जी ने डाउन सिंड्रोम को बड़े ही सरल तरीके से समझाया है। उनके आर्टिकल से अन्य अभिभावकों को भी प्रेरणा मिलेगी। आशीष के लिए जो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इतनी सुंदर आपने कविता पाठ किया उसके लिए। दीप्ति झाला जी कहती हैं, पूरे परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन। यहाँ पूर्णिमा शिवरामन मैम है, वो भी बहुत आप सभी लोगों की बहुत तारीफ कर रही हैं। सुषमा जी हैं, वो कह रही हैं, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर द चिल्ड्रन टू हैव ग्रैंड पेरेंट्स अराउंड वाइल ग्रोइंग अप। जो आपके माता पिता, आप परिवारजन, जो सभी दादा दादी जो हमारे साथ कोशिश करते हैं, उन सभी के लिए। और एक और कमेंट आया है जहाँ पे रचना वाघ जी कह रही हैं, इन आशीष को पूरी कविता याद है, ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और बहुत सुंदर कविता पाठ। अब आप क्लोज कर सकते हैं मैम। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। तो जल्दी फिर से मिलेंगे। जरूर Yes. जरूर, थैंक यू। गॉड